हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होते हैं, इससे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या कुछ इसमें सिमिलरिटी होता है, ये सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है क्या। क्लियर है? तो डिफ्यूजन टर्म्स पहले हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन जब भी आपके एग्जाम में आता है या फिर जनरली आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कुछ समझ के बता सकते हैं। डिफ्यूजन मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई सबस्टांस क्या हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करे, मूव करे। और ये सारे चीज का जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का होगा और गैस का होगा। कभी भी डिफ्यूजन सॉलिड चीज में नहीं होते हैं, मतलब डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो कभी भी सॉलिड चीज में अप्लाइड नहीं होगा। क्या क्या चीज में हो सकता है, गैस में हो सकता है और लिक्विड में हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज और समझते हैं कि डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि हम लोग इसका सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिख सकते हैं। तो हमने ये सारे टर्म्स को जोड़ के एक डेफिनेशन लिखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस। डिफ्यूजन जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो सबस्टांस है वो अपना नेचर और प्रॉपर्टीज को कभी चेंज नहीं करता। मतलब यह एक केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा सबस्टांस जो होता है वो चेंज कर जाता है, वेरी कर जाता है, लेकिन डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है तो इसमें कोई भी सबस्टांस का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। तो डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर सब सबस्टांस, कुछ सबस्टांस जो है वो सच एज कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, ऑक्सीजन O2, वाटर, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमने 3 लिखा है, कैन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ये सबस्टांस मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन्स। तो इसी को कहा गया है डिफ्यूजन्स। तो क्लियर है डिफ्यूजन्स। अब यहाँ से बात आता है कि डिफ्यूजन्स किस किस में चीज में होता है। तो हमने उसको बताया था कि क्या क्या चीज में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि diffusion process only can take place। ये किस में होगा, only can take place in liquid and gas। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा, नहीं तो गैस में होगा। सॉलिड में कभी भी डिफ्यूजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट और जिक्र किया था कि डिफ्यूजन्स में यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या डिफ्यूजन्स में एनर्जी का किसी भी तरीका का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको बोलना है नहीं होता है, क्योंकि जब भी सबस्टांस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसको एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि इन diffusions do not require क्या चीज, एनर्जी। डिफ्यूजन के कंडीशंस में किसी भी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब आपसे बात आता है कि आप एग्जांपल से बताइए। डेफिनेशन से तो आप समझ गए या फिर आप किसी को समझा सकते हैं, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि विथ डेफिनेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स, तो आप एग्जांपल से कैसे बता सकते हैं डेफिनेशंस को, डिफ्यूजन्स को। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। तो मान लीजिए कि इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया वाटर। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ चीनी डाल दिए, शुगर के कंपोनेंट्स डाल दिए। तो शुगर के कंपोनेंट्स तो सॉलिड होंगे, वो क्या करेंगे कि एक कोने में जाके बैठ जाएंगे, मतलब वो सेडिमेंट होंगे, एक जगह पे जाके क्या होंगे, पहले बैठ जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने इसमें शुगर के कंपोनेंट्स डाले तो वो क्या किया, एक कोना में आके आराम से अपना बैठ गया, तो इस एक जगह पे जमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे दिया है ये हम लोग का हो गया शुगर पार्टिकल। ये शुगर के कुछ पार्टिकल हो गए जो एक जगह पे आके क्या कर गए हैं, बैठ गए हैं। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे,
हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो वाटर थे, ये वाटर हो गया हम लोग के, इसमें जो ये शुगर के पार्टिकल्स थे वो धीरे 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 डिफ्यूज हो रहे हैं, और डिफ्यूज हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, जो अभी ये कंपोनेंट्स यहीं पे थे सिर्फ, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन शुगर का बहुत ज्यादा था, इधर में तो था ही नहीं। अब ये क्या करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। हम लोग का डेफिनेशन भी क्या कह रहा था, सबस्टांस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सबस्टांस हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और आपको ये बात ये भी याद रखना है कि कोई कहे कि डिफ्यूजन कब तक होगा, तो आपको बोलना है तब तक होगा जब तक दोनों साइड में, मतलब पूरा जैसे मान लीजिए कि 2 कंटेनर में मूवमेंट हो रहा है, जब तक दोनों साइड में गैसेस लिक्विड का कंसंट्रेशन पूरी तरह से बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है, अगर हम थर्ड फिगर में इसी को देखें, अगर हम इसी पार्टिकल्स को थर्ड फिगर्स में देखें तो क्या होगा कि ये जो वाटर थे वो तो सेम रहेंगे। हम लोग का मेन टारगेट तो शुगर के पार्टिकल्स है, तो ये देखेंगे कि हम लोग का ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे ये पूरी तरह से, जहां ये यूनिफॉर्मली पूरी तरह से इस कंटेनर में क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं। मतलब ये जो है पूरी तरह से डिफ्यूज हो गए हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, शुगर पार्टिकल्स थे, शुगर पार्टिकल्स हो गए। मतलब यहाँ पे एक चीज, क्या चीज देख रहे हैं हम लोग कि सबस्टांस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और उस सबस्टांस का मूवमेंट हो रहा है जो कंसंट्रेशंस में दोनों तरफ अनबैलेंस था। अनबैलेंस मतलब एक का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा था, इधर नहीं था। वाटर जो था इधर आएगा, अब इधर के कंपोनेंट्स में क्या होंगे, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, और इस तरह से डिफ्यूजन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इस एग्जांपल से आप बेटर समझ सकते हैं कि टर्म्स को, डिफ्यूजन को, कि कैसे कैसे किसी भी सबस्टांस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसमें आपको कोई एनर्जी तो देना नहीं पड़ा, आप आराम से उसको रख दिए एक कंटेनर में और वो टोटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब आपको जब भी आप गौर कीजिएगा, ऐसे देख समझ सकते हैं, जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अब जो ये पानी होगा ये पूरी तरह से मिठास होगा, चाहे आप नीचे का पानी पीजिए या ऊपर का पीजिए, वो पूरी तरह से मीठा होगा। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जैसे आप चीनी डालें और तभी आप पीजिएगा, तो आपको गौर कीजिएगा कि आप जब ऊपर का पानी पीते होंगे तो आपको एकदम फीका लगता होगा, लेकिन जब जैसे जैसे वो नीचे का पानी आप पीते हैं तो आपको मीठा लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आप कुछ देर छोड़ देते हैं उसको, तब आप पानी पीजिएगा तो आपको यूनिफॉर्मली क्या लगेगा, मीठा लगेगा। मतलब वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिफ्यूज हो चुका है। तो हमको इस एग्जाम्पल और इस टर्म्स की हेल्प से आप डिफ्यूजन को एग्जाम में आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के लिए हम सारे टर्म्स को पहले रफ करते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। हम लोग का सेकेंड और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑस्मोसिस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि ऑस्मोसिस क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, ये सारे टर्म्स को हम लोग को समझना है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ऑस्मोसिस का क्या डेफिनेशन होता है। तो जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन, इसमें भी सबस्टांस का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, वो क्या है कि हम लोग ने देखा था कि जो डिफ्यूजन था वो गैस और लिक्विड दोनों में हो रहा था, लेकिन जो ऑस्मोसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और भी है कि इसमें हम लोग डिफ्यूजन में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आपको याद रखना है कि इन द केस ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा जब भी कोई सबस्टांस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो हम लोग इसके डेफिनेशन से इसको और क्लियरली क्या करते हैं, समझते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड सबस्टांस, कोई भी लिक्विड सबस्टांस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशंस टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस टेंडिंग टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब ये कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बैलेंस
ना हो जाए। ये सिमिलरिटी था डिफ्यूजन्स में, क्योंकि डिफ्यूजन्स में भी सबस्टांस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा था, इसमें भी सबस्टांस का मतलब कि वो दोनों तरफ इक्वलाइज्ड हो रहा था। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आ रहा है और किसके हेल्प से मूव कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से मूव कर रहा है। तो डिफ्यूजन्स और ऑस्मोसिस का डिफरेंस और सिमिलरिटी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑस्मोसिस क्लियर होगा। अब जो हम लोग को नेक्स्ट बात करने इस पार्ट में कि जो ऑस्मोसिस होते हैं इसमें एक ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं, तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एक होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और तीसरा होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों तरह के सॉल्यूशंस में क्या कुछ डिफरेंस है और इसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूट है वो है क्या क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड थर्ड इज टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यदि आपसे कोई पूछता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, तो वैसा सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो इनसाइड द सेल रहे वो ज्यादा रहे, क्लियर है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो आउटसाइड द सेल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल बराबर रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को डेफिनेशंस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि is one that has the higher concentrations of solute inside the cell compared to outside the cell। बात क्लियर है। यदि हम कंपेयर करें आउटसाइड द सेल के, तो हम लोग का इनसाइड जो सेल होगा उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग का सेकेंड जो है वो क्या चीज है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट का वो कहां पे ज्यादा होगा, आउटसाइड द सेल। तो हम लिख सकते हैं is one that has the concentrations of solute higher in outside the cell compared to इनसाइड द सेल। मतलब यदि हम सेल के इनसाइड बात करें तो इसमें कंपेयर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो बाहर में क्या होगा, ज्यादा होगा। और थर्ड जो है वो हम लोग का है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो इनसाइड द सेल भी बराबर होगा और आउटसाइड द सेल भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि इज वन दैट हैज द concentration of solute is equal और सेम भी लिख सकते हैं, और सेम inside the cell and outside the cell, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो हम लोग का यहाँ से जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हम लोग मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में देख चुके हैं कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो सेल के कहाँ ज्यादा रहता है, इनसाइड, हाइपर में आउटसाइड, और आइसो में, आइसो नाम से क्लियर है कि आइसो किसी भी के साथ लग जाए, चाहे वो किसी भी चीज के साथ आइसो टर्म लगाते हैं मतलब बराबर होता है। तो आइसोटोनिक मतलब कि जब सॉल्यूशंस वाटर का कंसंट्रेशन या किसी भी तरह का लिक्विड का कंसंट्रेशन दोनों साइड क्या रहे, बराबर है, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल देंगे। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ
ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो हम लोग को मेनली पढ़ने हैं दो टाइप्स के ऑस्मोसिस, जिसमें हम लोग का पहला है इंडोऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस, इंडो मतलब होता है इनसाइड और एक्सो मतलब होता है आउटसाइड। जब वाटर और लिक्विड इनसाइड द सेल आएगा तो उसको हम लोग इंडोऑस्मोसिस बोल देंगे, और जब वाटर सेल से बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोल देंगे। तो यही सब टर्म्स को हम लोग को यूज करके हम लोग को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो उसको हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग के टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जो थे वो दो थे, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है पहला हम लोग का है इंडोऑस्मोसिस और दूसरा हम लोग का एक्सोऑस्मोसिस। अब हम लोग को मेन बात जानना है कि इंडोऑस्मोसिस का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा और इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं। क्लियर है? तो पहले आप इंडोऑस्मोसिस को समझिए। इंडोऑस्मोसिस में क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, यदि हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में डालते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का जो डेफिनेशन था अभी जस्ट हमने प्रीवियस कंडीशंस अभी जस्ट हमने पढ़े लिखा है कि हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन सॉल्यूट का किधर है। हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का है वो सेल के अंदर ज्यादा है। ठीक है? तो जब हम हाइपोटोनिक कंडीशंस में जो हम सेल को डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जब हम सेल को डालेंगे तो इसमें जो सॉल्यूशंस का मूवमेंट होगा, सॉल्यूशंस का मूवमेंट किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होगा, तो सेल में सॉल्यूट ज्यादा है तो सेल की तरफ मूवमेंट होगा। तो इसके कारण सेल क्या होगा? मेनली स्वेल कर जाएगा, और स्वेल करेगा तो ये हाईली टर्जिट हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा या डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग डेफिनेशंस के तौर पे लिख सकते हैं कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड in hypotonic solution, hypotonic solutions, then solvent move inside the cell, and cell become turgid। सेल क्या हो जाएगा? काफी हार्ड हो जाएगा। क्लियर है? और डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, बात क्लियर है? और स्वेल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, वो फूल जाएगा। ठीक है? कॉल्ड एज इंडोऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडोऑस्मोसिस के नाम से समझ सकते हैं। तो जैसे समझ लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है? इसमें जो सॉल्यूशंस था वो कैसा सॉल्यूशंस था? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो गया। बात क्लियर है? इसमें जब हम लोग को सेल को डालेंगे तो सेल क्या करेगा? इसमें जो मूवमेंट होगा सॉल्यूशंस का वो सेल के इनसाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। बात क्लियर है? तो इस तरह के ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? इंडोऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस का मूवमेंट किधर हो रहा है? इनसाइड द सेल। ठीक है? इसे आप याद कीजिएगा कि जैसे आप चना जो हम लोग शाम को चना को रखते हैं फूलने के लिए पानी में, तो क्या होता है? चना सुबह तक क्या होता है कि वो एकदम स्वेल कर जाता है, क्योंकि उसमें कैसा सिचुएशन हो रहा है? उसमें हो रहा है इंडोऑस्मोसिस। ठीक है? तो यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस, ये तो इंडोऑस्मोसिस का हमने डेफिनेशंस एग्जांपल वगैरह हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा। तो जब हम लोग सेल को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? हम लोग प्लेस कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में। तो लिख सकते हैं कि व्हेन अ सेल is placed in hypertonic solutions, in hypertonic solutions, then solvent move from outside the cell। क्या क्लियर होगा? सेल कहाँ, सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? सेल से बाहर। एंड सेल बिकम श्रिंक एंड प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब क्या होगा कि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह टूटने का डर हो जाएगा। ठीक है? तो सेल बिकम श्रिंक एंड प्लाज्मोलाइसिस called
एक्सो ऑस्मोसिस। जब हम लोग सेल को कहाँ पे डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, सेल से बाहर निकल रहा है। तो जैसे जैसे आप देखिएगा कि जैसे जैसे सेल से बाहर निकलेगा पानी, तो सेल क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, श्रिंक करना शुरू कर जाएगा, वो अपना शेप को एकदम मुरझाने लगेगा, ठीक है। और वो मतलब कि इसमें डीप्लाज्मोलाइसिस मतलब कि प्लाज्मोलाइसिस को रोकेगा, और इसमें प्लाज्मोलाइसिस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशंस को आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जब हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग कौन सा सॉल्यूशंस डाले हैं, इस कंटेनर में हम लोग का है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या कर रहा है कि जब हम लोग सेल को डाल रहे हैं तो जो सॉल्वेंट है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, सेल से बाहर। इसमें जो सॉल्वेंट है उसका डायरेक्शन इसमें इधर के अंदर में था, इसके तरफ बाहर की तरफ है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब एक्सो मतलब होता है बाहर, और किससे निकल रहा है, या मेनली वाटरी सब्सटेंस निकल रहा है, तो ऑस्मोसिस टर्म उससे अप्लाइड हो। जब सेल से वाटर बाहर निकल जाए तो उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो हम लोग का ऑस्मोसिस क्या था वो देख लिए, हम लोग देख लिए कि ऑस्मोसिस के कितने सॉल्वेंट्स थे वो देख लिए, हम लोग का ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स थे वो हम लोग देख लिए, डिफ्यूजन हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो हम लोग का यहाँ पे दो जो हम लोग का आज का टारगेट था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।